21वां किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो एक एक चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें एक आयताकार धारावाही लूप रखा हुआ है ना, ABCD मान लो, उस पर हमें बल आघूर्ण निकालना है। बल आघूर्ण क्या होता है? टाउ, जो बराबर होता है किसी एक बल और उसकी लंबवत दूरी के बराबर, है ना, गुणा दूरी जो होती है उसकी लंबवत दूरी, है ना। तो दूरी गुणा में क्या होता है? बल। तो अब इसमें देखो हमें बल निकालना पड़ेगा। बल कैसे निकालेंगे? देखो ये यहाँ पर ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें ये आयताकार धारावाही लूप रखा है, जिस तरह से भी हमने पहले देख रखा है कि एक मान लो एक इसमें क्या रखा हुआ है, एक कुंडली, हाँ कुंडली की तरह ना कुंडली रखी हुई है। तो इसमें देखो भाई बल कैसे लग रहा है, एक तो एक हमारी आई धारा लग रही है और एक एल वो लग रहा है ना लेंथ में, ये देखो आई इस तरफ, और एक विद्युत क्षेत्र लग रहा है ना, और ये जो कोण बना रहा है यहाँ पर ये sin 90 बना रहा है। तो जो sin 90 का मान है वो कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर जो बल लग रहा है AB पर वो लग रहा है ILB, और जो बल लग रहा है CD पर वो भी लग रहा है ILB। अब एक बल इधर लग रहा है चुंबकीय बल और एक बल उधर लग रहा है ना, तो उससे क्या हो रहा है? ये कुंडली घूम रही है ना। तो वही हमें पता लगाना है टाउ। तो ये हो जाएगा एक बल गुणा में हमारा दूरी और साइन थीटा, ठीक है ना, टाउ जो होता है हमारा। तो यहाँ पर हम ले लेंगे जो हमारा आर है वो कैसे निकल आएगा? आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रेथ इंटू जो उसकी वो है लेंथ। तो बी सॉरी आर जो है हमारा वो किस तरह से हम लिखेंगे? पहले तो एफ़ की वैल्यू लिख देंगे ILB, ठीक है, और जो आर है वो बी हो जाएगा हमारा, है ना, ये जो हमने ले रखी है इसकी चौड़ाई। तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होती है? हमारी होती है एरिया। तो IAB हो जाएगा और साइन थीटा हो जाएगा। अब यदि फेरों की संख्या n हो, यहाँ पर एक फेरे हो रहा है, अगर संख्या n हो जाएगा NIAB, है ना। तो यहाँ हम BINA लिख सकते हैं, BINA बिना साइन थीटा। तो यहाँ पर किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार धारावाही लूप पर लगने वाला बल जो होता है वो कितना? टाउ बिना साइन थीटा। तो इसका अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? देखो भाई, जब हम किसी कुंडली की और चुंबक के बीच सापेक्ष कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति करते हैं तो कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। कुंडली में क्या हो जाती है? विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, और इस परिघटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, और इस परिघटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और इस प्रकार उत्पन्न विद्युत धारा को प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं, और जो धारा उत्पन्न हो रही है उसे प्रेरित विद्युत धारा कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। हम देखेंगे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो फैराडे ने क्या नियम दिए? फैराडे ने 2 नियम दिए चुंबकीय प्रेरण के। प्रथम नियम है कि जब किसी बंद परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है ना, तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जब किसी बंद परिपथ में कोई फ्लक्स में परिवर्तन होता है ना, विद्युत बंद चुंबकीय फ्लक्स में मान के परिवर्तन होता है, तो उसमें क्या आने लगता है? इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और उसका अस्तित्व उस समय पर तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। यानी कि उसके अंदर क्या धारा बहने लगती है, कि जब किसी बंद परिपथ में क्या हो जाता है? चुंबकीय फ्लक्स के मान परिवर्तन होता है, तो उसमें क्या हो जाती है? उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होने लगता है, और यह जो है ये इसका अस्तित्व जब तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। तो ये इसका प्रथम नियम था। द्वितीय नियम क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान जो होता है चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो ये एक और नई चीज़ ऐड कर दी कि जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन है उसकी दर के समानुपाती होता है किसका? विद्युत वाहक बल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारा क्या नाम है? ई है ना, जो हमारा विद्युत वाहक बल है वो समानुपाती किसके? विद्युत फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स जो है उसके परिवर्तन। यानी कि परिवर्तन क्या कि पहले इतना था और फिर इतना हो गया, तो हमारा जो उतना हुआ है विद्युत फ्लक्स उसका माइनस जब पहले वाले से करेंगे तो उसका परिवर्तन आएगा, है ना। जैसे हम कह सकते हैं φ2 - φ1, तो ये परिवर्तन हो जाएगा, और इसकी दर के समानुपाती होता है। इसकी दर मतलब कि समय के सापेक्ष, तो उसको दर t से कर देंगे। तो जो हमारा ई है, जो हमारा जो विद्युत वाहक बल है वो किसके समानुपाती हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के, है ना। तो इस तरह से, और जब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक के नियतांक आएगा। अब यहाँ हमने माइनस में लिया है ना, तो माइनस में ये क्या दिखाता है कि हम जो है वो सापेक्ष गति कर रहे हैं उसके, ठीक है ना।
और के का मान जब 1 रखेंगे तो ये माइनस का फाई 2 माइनस और इस तरह जाएगा। और ये जब खुलेगा तो अब हम यहाँ पर देखो इसकी जगह एक और चीज़ रख सकते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आ गया ना, ई इज इक्वल टू में माइनस का फाई 2 माइनस फाई 1 और बटे में टी, जब के का मान 1 हो। तो यहाँ पर एक और हम डेल्टा करके भी लिख सकते हैं और लिमिट लगाकर हम छोटा डी वाला भी ले सकते हैं ना, छोटा डी वाला, छोटा डेल्टा। तो इस तरह से हम माइनस लेकिन हमें लेना पड़ेगा यहाँ पर जब के का मान 1 होगा, तो के को हम माइनस में लेते हैं। तो इस तरह से हमने देखा। अब हम देखेंगे सौ प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर। सौ प्रेरण क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, अन्योन्य, ठीक है। तो सौ प्रेरण होता है किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर उसी कुंडली में ही प्रेरित धारा उत्पन्न होने की परिघटना को सौ प्रेरण कहते हैं। यानी कि जब हम कुंडली में बहने वाली धारा के मान परिवर्तन करते हैं तो उसी कुंडली में धारा उत्पन्न होने की परिघटना को क्या कहते हैं, सौ प्रेरण। यानी उसी कुंडली में क्या आती धारा क्या होने लगती है, उत्पन्न हो जाती है। तो उसको हम क्या कह रहे हैं, सौ प्रेरण। कि कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करा तो उसी में धारा का क्या होगा, धारा उत्पन्न हो जाती है। तो हम उसे सौ प्रेरण कह रहे हैं। यदि अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, किसी कुंडली के बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर पास स्थित दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होने लगती की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। यानी कि अब ये दूसरी कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है। यानी कि जब हम किसी कुंडली में बहने वाली धारा में के मान परिवर्तन करते हैं तो उस कुंडली में नहीं, किसी पास रखी स्थित दूसरी कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है, तो उसको अन्योन्य प्रेरण कह रहे हैं। अब दूसरा इसका अंतर, इससे केवल एक कुंडली में होती है सौ प्रेरण। इसमें केवल एक कुंडली होती है और इसमें दो कुंडलियाँ होती हैं। इसमें प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को सीधे प्रभावित करता है। जो मुख्य धारा है ना, हमारी जो कुंडली है उसको मुख्य मान को सीधा प्रभावित करता है। लेकिन यहाँ पर इसमें प्रेरित धारा दूसरी कुंडली में प्रभावित होती है, अतः मुख्य धारा के मान को सीधा प्रभावित नहीं करती। तो मुख्य धारा के मान को सीधा प्रभावित नहीं करती क्योंकि वो दूसरे जो धारा है वो उसमें प्रवाहित होती है ना, दूसरी कुंडली में। चौथा परिवर्तन अंतर है, सौ प्रेरण से संबंधित गुणांक को सौ प्रेरकत्व कहते हैं। तो जो इसका जो गुणांक है, सौ प्रेरण से संबंधित गुणांक जो होता है उसको सौ प्रेरकत्व कहते हैं। और इसमें क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण से संबंधित गुणांक को अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं ना, प्रेरकत्व कहते हैं। तो इस तरह से ये अंतर आ गया, ठीक है ना इसका। अब हम LCR परिपथ के लिए अनुनादी परिपथ देखेंगे। अब हम देखेंगे LCR परिपथ के लिए अनुनादी परिपथ। अब ये श्रेणी अनुनादी परिपथ देखेंगे क्योंकि ये दो प्रकार के होते हैं, लेकिन हम देखेंगे श्रेणी अनुनादी परिपथ। तो इस तरह से LCR परिपथ बनाना आना चाहिए जिसमें L प्रेरकत्व हो, C संधारित्र इस तरह लगाओ और R प्रतिरोध इस तरह लगाओ, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ये पूरा हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पर अनुनादी परिपथ होता क्या है कि जब LCR परिपथ में प्रतिवर्ती वोल्टेज तथा प्रतिवर्ती धारा, जो हमारी प्रतिवर्ती धारा है वोल्टेज है, समान कला में होते हैं तो इस प्रकार के परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं लेकिन हमें श्रेणी अनुनादी परिपथ देखने हैं। तो एक बात ध्यान में रखना, जो हम पढ़ते हैं V इज इक्वल टू में IR होता है, जिसमें हम I अगर निकालें तो V/R होता है। लेकिन यहाँ पर हम LCR के लिए क्या देखेंगे, I नॉट इज इक्वल टू में V नॉट बटे में R की जगह Z होगा और हमें सिद्ध करना यहाँ R हो सकता है। तो किस तरह होगा कि श्रेणी अनुनादी परिपथ में इस परिपथ में प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R प्रतिवर्ती धारा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। इस तरह दिखा रखा है। इस परिपथ की प्रतिबाधा Z है ना, तो ये I इज इक्वल टू में वही नॉट और बटे में Z हो जाएगा। तो Z का मान हमें याद रखना है जो कि होता है √R² प्लस ω/L माइनस 1/ω/C और ब्रैकेट में 2। लेकिन हम यहाँ क्या मानेंगे कि जो हमारा ω/L माइनस ω/C बराबर 0 के है और ये जब इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1/ω/C, ठीक है ना। तो ये इस तरह से मतलब बराबर है तो इन्हें हम लेंगे ही नहीं, तो R² है तो स्क्वायर से ही कटेगा, तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा I नॉट बराबर क्या है, V नॉट R है। तो इतना ही हम करेंगे और ज़्यादा हो नहीं। अब ट्रांसफार्मर का सिद्धांत देखेंगे, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर क्या है भाई, एक तरह की ऐसी एक क्या है भाई, ट्रांसफार्मर युक्ति है ना, जो कि क्या करती है, चुंबकीय। तो ये ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, सबसे पहले हम यहाँ पर इसका चित्र बनाएंगे ट्रांसफार्मर का इस तरह से। प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली, प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या, द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या, ये दो बातें हमें ध्यान में रखनी है।
अगर मान लो प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या ज़्यादा है तो वो जो है वह ट्रांसफार्मर अब चाहिए। अगर प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या कम है तो वह ट्रांसफार्मर, और द्वितीय कुंडली की ज़्यादा है तो वह उच्च चाहिए। तो देखो भाई सिद्धांत अब हम इसका पूरा देखेंगे। माना ट्रांसफर के प्राथमिक व द्वितीय कुंडली में, ये प्राथमिक द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NP व NS है, ठीक है ना। यदि प्राथमिक कुंडली के प्रत्येक फेरे से वह चुंबकीय फ्लक्स फाई हो तो फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से, अब ये फेराडे का हमें विद्युत प्रेरण का नियम याद रखना है। EP इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, माइनस का NP डी फाई बटे में DT, ठीक है, ये फेराडे का नियम है, ठीक है। और इसी प्रकार द्वितीय कुंडली के प्रत्येक फेरे से वह चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई हो तो ES इज इक्वल टू में माइनस का NS डी फाई बटे में DT। तो ये सेकेंडरी वाला हमारा क्या है, कुंडली का द्वितीय कुंडली का है, ठीक है। अब समीकरण 2 और 1 में भाग लगा दो इसका, तो 2 का 1 में लगा दिया, 1 को 2 से, तो ES बटे में EP हो जाएगा, और अब माइनस से माइनस कट जाएगा और जितनी भी चीज़ें कटने वाली है वो सब कट जाएगी, DQ DT, और बचेगा NS बटे में NP। अब यदि EP जो है ना, जो हमारा EP और ES है ना, उसका प्रतिरोध नगण्य हो और ES के सिरे खुले हो तो वोल्टता क्या होगी। EP का प्रतिरोध जो है वो नगण्य हो और ES के जो सिरे हो वो खुले हों, ठीक है ना। जैसे ये EP है, ठीक है, ये EP है और ये ES है, ठीक है, द्वितीय कुंडली। तो अगर इसके सिरे खुले उसके प्रतिरोध नगण्य हो तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, तो यदि तो क्या हो जाएगा, ये VS बटे में VP हो जाएंगे, और इज इक्वल टू NS बटे में NP। यदि धारा IP व IS हो, अब देखो ये धारा है, धारा क्या होती है, धारा इज इक्वल टू में होती है आवेश बटे में समय, नहीं है ना। तो धारा VP धारा अगर IP और IS हो तो वो क्या हो जाएगी, VP का गुणा IP से हो जाएगा और VS का गुणा IS से हो जाएगा, तो ये बराबर आ जाएंगे। क्या हो जाएगा, अगर इस तरफ लेंगे तो VS बटे में VP जो होगा वो बराबर हो जाएगा IP बटे में IS के। तो अब यहाँ पर हम समीकरण 4 व 5 से हम ये ले सकते हैं कि VS बटे में VP जो बराबर आए वो आए NS बटे में NP के बराबर आते हैं IP बटे में IS के। यानी कि जब वोल्टता जो सेकेंडरी वाले की है ना अगर बढ़ेगी, है ना, अगर वोल्टता सेकेंडरी वाले की बढ़ेगी, दूसरे में जिस तरह यहाँ दिखा रखा है, तो फिर जो हमारा NS है ना, तो वो भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो यानी कि सेकेंडरी वाले की जो होगी वो संख्या ज़्यादा होगी, फेरों की संख्या, ठीक है। अगर वोल्टता बढ़ रही है तो सेकेंडरी वाले की फेरों की संख्या ज़्यादा होगी, जैसे कि यहाँ दिख भी रहा है मैं द्वितीय वाले में और ऊंचाई में, ठीक है ना। और लेकिन यहाँ पर क्या होगा, फिर जो हमारा सेकेंडरी वाले की धारा है ना, सेकेंडरी वाले की प्राइमरी धारा है वो क्या होगी, कम होगी, किससे, सेकेंडरी से। तो सेकेंडरी में ज़्यादा होगी धारा, ठीक है ना। हाँ, तो सेकेंडरी वाले कम होगी, प्राइमरी की ज़्यादा होगी, तो इस तरह से देख सकते हैं हम, ठीक है ना, यहाँ पर। और अगर मान लो VP जो प्राइमरी है उसकी वोल्टता ज़्यादा है, ठीक है, जैसे यहाँ दिख रहा है, तो उसमें प्राइमरी की फेरों की संख्या भी ज़्यादा होगी, लेकिन उसकी जो धारा है जो यहाँ पर देखने को मिल रही है IS की ज़्यादा होगी, किसकी ज़्यादा होगी, IS की ज़्यादा होगी, IP की कम होगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसका सिद्धांत है ट्रांसफार्मर का। अब विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में है कि यह आवेश के त्वरित कंपन दोलन के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र व इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जो एक दूसरे के लंबवत दोलन करते हैं कि ये दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवित हो। इन्हीं तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। तो ये इस तरह से एक दूसरे से लंबवित होते हैं।